नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और आज हम हिस्ट्री एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो कि हम कर ही रहे थे इससे पहले, और ज्योग्राफी की भी साथ साथ चल रही है। और इन दोनों के साथ साथ इसके बाद हम लोग बायोलॉजी की भी शुरू करेंगे, साइंस के एमसीक्यू। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। विभाजन, मतलब आज का जो चैप्टर है वो विभाजन से है। और विभाजन पता ही है सबको, भारत पाकिस्तान, है ना। तो इसके लिए ना एनसीईआरटी में एक मूवी भी दे रखी है, गरम हवा, ज़रूर देखना उसको, ठीक है ना। गरम हवा को एक मूवी है एनसीईआरटी में, विभाजन के ऊपर बनी हुई है, देखनी चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन, लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 1916 में संपन्न हुआ था। दूसरा, इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया। तीसरा, समझौते ने कांग्रेस के मध्यम वर्गीयों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2, 3। इसका आंसर होगा तीनों के तीनों ये सही हैं, तीनों के तीनों ये सही हैं। एक बार देख लेते हैं आंसर, डी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। दिसंबर 1916 में संपन्न यह समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया। ये कहा जाता है कि विभाजन जो था ना, विभाजन मतलब एक तरह से विभाजन की शुरुआत 1916 में जब कांग्रेस ने समझौता किया 1916 में मुस्लिम लीग से, तो उन्होंने एक तरह से पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया। तो एक तरह से नींव डल चुकी थी यहाँ पे विभाजन की, ठीक है ना। अच्छी खासी नींव बन चुकी थी जब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। तो इस समझौते ने कांग्रेस के मध्यम वर्गीयों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1909, 1916, 1940। तो इसका आंसर हो जाएगा 1906। कब हुई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई। उल्लेखनीय है कि शीघ्र ही यह लोग यूपी के, विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई। लीग 1940 के दशक में भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता अर्थात पाकिस्तान की मांग करने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में आपको बताना है। पहला है, मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। दूसरा, कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस की सरकार ने 7 प्रांतों में बनी, कांग्रेस की सरकार 7 प्रांतों में बनी। चौथा है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई। तो इसमें क्या बताना है देख लेते हैं। पहले बताना क्या है ये देख लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं बताना है। देखो यहाँ पे क्या बताना है, सही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 गलत है। मैं आपको बता देती हूँ 1 और 4 में क्या है दोबारा से। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, ये बिल्कुल गलत है। और ये बिल्कुल सही है, कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस की जो सरकार थी वो 7 प्रांतों में बनी, ये भी बिल्कुल सही है। और ये लास्ट वाला बिल्कुल गलत है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सभी सीटें मुस्लिम लीग की जीत हुई, ये बिल्कुल गलत है। तो यानी कि इसमें बोल रहे हैं सही नहीं यानी कि गलत। तो पहला और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। ठीक है, इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था और इन चुनाव में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसे इस चुनाव में संपूर्ण वोट का केवल 4.4% हिस्सा मिला। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक भी सीट नहीं मिली। तो यानी कि 1 और 4 गलत है, ये मैंने आपको बता दी। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, आपको बताना है हिंदू महासभा, तो इसकी स्थापना हुई है 1915 में। ठीक है, देख लेते हैं 1915 में। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी उस समय हिंदुओं के मध्य जाति तथा संप्रदाय के फ़र्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसमें ऑप्शंस देख लीजिए कौन कौन से दे रखे हैं। जिन्ना,
चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद खां और मोहम्मद इकबाल। इसका आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली, ये इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान, ठीक है, इसमें कौन कौन है? पंजाब, अफ़गान, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान। नाम, ये नाम था, ये पाकिस्तान मतलब इन पांचों को मिलकर बनाया गया था। नाम, जो पाकिस्तान का नाम है वो कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र रहमत अली, चौधरी रहमत अली 1933 और 35 में लिखी 2 पर्चों में गढ़ा। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया। सोचिए उसने कब ये बात बोल दी थी, और समझ रहे हो आप, बाद में ये पाकिस्तान सच में निकल कर बाहर आया। तो चौधरी रहमत अली याद रखना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके लेखक पता ही है सबको कि मोहम्मद इकबाल ने लिखा हुआ है। बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, जो कि इसके लेखक हैं, तो बताना है आपको। तो इसमें देख लें कौन कौन, 1920, 1930, 1935, 1940। बोल रहे हैं कि किस मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी यानी कि पाकिस्तान एक तरह से के निर्माण पर बल दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। इसका आंसर देख लेते हैं, 1930। माना जाता है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने कहा, एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इकबाल नए देश के उदय पर नहीं, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई? वो कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पृथक कब की गई? 1940, 1939, 1942, 1943। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940। कब की गई? 1940 में। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 1940 में एक प्रस्ताव पास कर मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसमें कहा गया था भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में ज़रूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों को इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयाँ स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में आपको बताना है, जो 1946 में हुए थे ना प्रांतीय चुनाव, उनके बारे में आपको बताना है। पहला, गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% कांग्रेस को मिला। दूसरा, मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की। तीसरा, कुल 509 आरक्षित सीटों में 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय मिली। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? केवल 1 और 2, केवल 3, 1 और 1, 2, 3। तो इसमें तीनों के तीनों सही है। इसको आपको याद भी रखना है कि जो गैर मुस्लिम वोट का लगभग था वो 91% किसको मिला था? कांग्रेस को। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन, तीनों सही हैं। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग की सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों का कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को जीत हासिल हुई। अब मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। उल्लेखनीय है कि आबादी के केवल 10 से 12% लोगों को ही प्रांतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के चुनाव में तो केवल 1% लोगों को ही मताधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये सबको पता होगा, मार्च 1946 में आया था। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं बताना है। ठीक है, तो पहला है कि इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था, बिल्कुल गलत। इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। दूसरा है, इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, ये बिल्कुल सही है। केंद्र को केवल विदेश रक्षा और संचार की जिम्मेदारी सीमित करने की बात कही, बिल्कुल सही। इसे लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित रूपरेखा का सुझाव देने के लिए भेजा गया था, बिल्कुल सही।
तो इसमें आपको क्या बताना है, इस कथन कौन सा सही नहीं है। तो मैंने आपको बताया किसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, यानी कि ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, जिसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, अर्थात उसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को क ख ग में 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। तो बताना है आपको कि इसमें समूह है, इसमें स्थिति है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, सही सुमेलित बताना है आपको। समूह क के आगे लिखा हुआ है पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, ख के आगे लिखा हुआ है पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, और ग के आगे लिखा हुआ है हिंदू बहुल प्रांत। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2, 3। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। एक बार देख लेते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं इसका क्या मैं सही हूँ। तो यस, बिल्कुल सही, केवल 2, क्योंकि जो समूह का है ना वो हिंदू बहुल क्षेत्र था। ठीक है, हिंदू बहुल क्षेत्र। और ख तो बिल्कुल सही कि पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, और गाँव में कौन थे, मुस्लिम बहुल प्रांत। इन्होंने उल्टा कर रखा है, हिंदू मतलब इसको यहाँ पे मुस्लिम लिखा हुआ है, यहाँ हिंदू, तो उल्टा था। क में हिंदू थे और गाँव में मुस्लिम बहुल प्रांत था, जो कि असम सहित। ठीक है, उल्लेखनीय है कि प्रांतों के इन खंडों समूहों को मिलाकर क्षेत्र इकाइयों का गठन किया जाना था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? वैसे ये सबको ही पता होगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख, 16 अगस्त 1946, 18 अगस्त 1946, 20 अगस्त या 15 अगस्त। इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त। ठीक है, 16 अगस्त 1946, ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है नेक्स्ट चैप्टर है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण आपको वैसे ना एनसीईआरटी भी पढ़नी है। ठीक है ना, एमसीक्यू बिल्कुल करने हैं, एमसीक्यू से तो बिल्कुल याद हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी भी खुद से भी पढ़नी है एनसीईआरटी। ठीक, ऑनलाइन पीडीएफ भी मिलता है एनसीईआरटी का, आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपकी समझ भी बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुना गया, पहला है। दूसरा, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। तीसरा है, समाजवादियों ने प्रारंभ से ही इसका समर्थन किया। अब बताना है आपको कौन कौन से सही है इसमें। केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसमें जो है वो जो पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक मताधिकार, ये तो बिल्कुल गलत है। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। तीसरा है कि समाजवादियों ने प्रारंभ से इसका समर्थन किया, नहीं, समाजवादियों ने प्रारंभ में इसका समर्थन नहीं किया। तो इसका आंसर केवल 2 आ जाएगा, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, केवल 2। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। तो इस यस, बी इज द राइट आंसर। तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है कि संविधान सभा के सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया, इन्हें प्रांतीय संसदों के सदस्यों द्वारा चुना गया। याद रखना, इन्हें जो प्रांतीय संसद थे उनके सदस्यों द्वारा चुना गया था। दूसरा, प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित सीटें मिली, लेकिन लीग ने सभा का बहिष्कार करना ही उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग जारी रखी। प्रारंभ में समाजवादियों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे इसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के ही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पता है ना। तो ये तो पता होना ही चाहिए आपको कि ये स्थायी अध्यक्ष थे इनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में किनका संबंध प्रशासन से था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, SN मुखर्जी, KM मुंशी। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं क्या कि केवल 1, 2 और 3, 4 या 1, 2, 3, 4। तो BN राव जो सलाहकार भी थे ये, और SN मुखर्जी, इन दोनों का संबंध किससे था? प्रशासन से। तो इसका आंसर हो जाएगा B। और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका यहाँ पे दे रखा है। संविधान निर्माण में 2 प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एक थे BN राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, और दूसरे थे SN मुखर्जी। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। ये जटिल भाषाओं को स्पष्ट विधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अब नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। बिल्कुल सही, ए। और इसमें पढ़ लेते हैं कि इन्होंने रखा था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि 1919 का जो अधिनियम था उसके आगे दे रखा है कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। और नेक्स्ट है कि 1935 कार्यपालिका के लगभग पूरी तरह विधायिका को प्रति उत्तरदायी बनाया गया। मतलब कार्यपालिका के लगभग पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, केवल 1, केवल 2 और या फिर दोनों, या दोनों गलत है। तो दोनों ही सही है, इसका आंसर दोनों आ जाएगा। 1919 में क्या हुआ था कि कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। 1935 में कार्यपालिका के लगभग पूरी तरह से विधायिका को प्रति उत्तरदायी बनाया गया, ठीक है, पूरी तरह से। तो ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारत में प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ने के साथ ही अंग्रेजों को चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 1909, 1919, 1935 के अधिनियम लाए गए। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाकर उसे पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथों में लेने का अधिकार दिया गया? तो ये तो सबको ही पता है, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मसौदे में वर्णित सूचियों के संदर्भ में आपको बताना है। पहली सूची के विषय केंद्र से संबंधित थे, दूसरी सूची में राज्य से संबंधित विषय थे, तीसरी सूची में केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी थे, और चौथा है कि खनिज पदार्थों के उत्पादन पर राज्यों का नियंत्रण रखा गया। इसमें कौन बताना है आपको कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं देख लेते हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4। याद रखना कि जो ये खनिज वाला था ना, ये खनिज पदार्थ वाला, ये केंद्र के पास था ना कि राज्य के पास। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है और चौथा बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 1 और 2, 1, 2 एंड 3। तो एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है। भारतीय संविधान के मसौदे में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। पहली सूची सबको पता है कि केंद्र के अधीन है, दूसरी राज्य सूची है, तीसरी समवर्ती है जो कि दोनों इसमें जिम्मेदारी साझा करते हैं। और इसमें दे रखा है कि खनिज पदार्थ प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण प्रदान किया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, राज्यों की तुलना में बहुत अधिक विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की अपेक्षा केंद्र को अधिक अधिकार प्रदान किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि ये मतलब सही है या मतलब ये मैच ऑफ, इसके आगे सामने जो मैच ऑफ फॉलोइंग दे रखी है वो सही है या नहीं है। सीमा शुल्क और कंपनी कर के आगे केंद्र और राज्य दे रखा है, जबकि आयकर और आबकारी के आगे केंद्र दे रखा है। तो याद रखना कि इसमें मेरे साथ मतलब दोनों ही गलत हैं, क्योंकि जो सीमा शुल्क और कंपनी कर होता है वो होता है केंद्र के पास, और आयकर और आबकारी होता है केंद्र और राज्य। उल्टा मतलब इन्होंने उल्टा कर रखा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, बिल्कुल सही। दोनों ही गलत हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। संविधान में राजकोषीय संघवाद बताना मुझे कमेंट करके कि क्या होता है राजकोषीय संघवाद, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय संघवाद की एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। संघवाद तो सबको पता होगा, संघवाद शक्तियों का जो विभाजन, मतलब शक्तियों का विभाजन, बंटवारा होता है ना शक्तियों का, वो है संघवाद, ठीक है ना। तो आपको राजकोषीय संघवाद बताना है। तो संविधान में राजकोषीय संघवाद की एक जटिल व्यवस्था बनाई गई है। कुछ करों जैसे कि सीमा शुल्क, कंपनी कर से होने वाली आय को केंद्र का अधिकार है, जबकि कुछ कर जैसे आयकर और आबकारी शुल्क ये केंद्र एवं राज्य सरकारों में बांट दिया गया, ठीक है। जीएसटी राजकोषीय संघवाद का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, जीएसटी। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें दोनों गलत है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा समिति ने सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखना तय किया गया। तीसरा, सभी प्रांतों को हिंदी अंग्रेजी में काम करने का प्रस्ताव रखा गया, सभी प्रांतों को, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से गलत है, यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, क्योंकि प्रांतों को बोला गया था आप क्षेत्रीय भाषा में भी अपना मतलब जो काम करने का प्रस्ताव है वो कर सकते हैं, काम मतलब ये रखा गया था कि क्षेत्रीय भाषा में भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 1 और 2 आना चाहिए। देख लेते हैं, यस 1 और 2 सही है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में
जो लिखी हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। 1 और 2 बिल्कुल सही है। तीसरा क्यों गलत है? उल्लेखनीय है कि संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की बजाय राजभाषा कहकर सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा तीसरा क्यों गलत है कि प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। यहाँ पे प्रस्ताव, ये वाला प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 दिसंबर 1946 को गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू जी ने को कौन सा पद प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया है आधुनिक भारत विपिन चंद्रा। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। औरंगजेब 18वीं सदी का भारत है ये, ठीक है ना, 18वीं सदी। अब ये समझ लो कि ये वाला जो चैप्टर है वो पतन है, मतलब औरंगजेब, उत्तर मुगल जिसको बोलते हैं, उत्तर मुगल, ठीक है ना, उत्तर मुगल, यानी कि बिल्कुल जब औरंगजेब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, औरंगजेब मर गया और उसके बाद क्या क्या हुआ तो सबको पता है। मुगलों का पतन हो रहा था, मतलब बिल्कुल ही धराशायी, मुगल बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे, है ना, बिल्कुल ही मतलब जो उनके राजा थे वो कठपुतली थे, नाम मात्र के शासक रह गए थे, है ना। तो उन्हीं वही चैप्टर है 18वीं सदी का भारत, उत्तर मुगल। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं जो पहला स्टेटमेंट है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों के गद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम कौन सा है? आपको बताना है कि औरंगजेब के बाद कौन कौन बैठा, सीक्वेंस वाइज बताना है। पहला है बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह, फर्रुखसियर, शाह आलम। फिर दूसरा है जहादर शाह, फर्रुखसियर, शाह आलम, बहादुर शाह प्रथम। तीसरा है फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह। चौथा है शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह, फर्रुखसियर। तो ये याद रखना क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में भी ये बहुत बार पूछ चुका है। इसका आंसर है ए, यानी कि पहला हो गया बहादुर शाह प्रथम, फिर हो गया जहादर शाह, फिर हो गया फर्रुखसियर, फिर हो गया शाह आलम द्वितीय। चलिए देख लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा और 1707 से 1712 की अवधि तक शासन किया। 65 वर्ष का था ये बहादुर शाह जब ये गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके बेटे जहादर शाह ने तत्कालीन शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। यह नितांत अयोग्य शासक था, इसको लंपट मूर्ख बोलते थे। किसको? जहादर शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता था। जहादर शाह को परास्त करके सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये पूछा जाता है सैयद बंधु के नाम, तो ये आपको याद रखने हैं। सैयद बंधु कौन कौन है? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक है, इनकी सहायता से उसका जो भतीजा था फर्रुखसियर वो गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1713 में। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की सत्ता पाने में सहायता की थी और बाद में उन्होंने ही इसकी हत्या भी कर दी। इसके बाद उन्होंने बारी बारी से 2 युवा शहजादों को गद्दी पर बैठाया जो बीमारी से मर गए। इसके बाद 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया गया। भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है। और शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह का आक्रमण। बोल रहा है कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1739 में, वो किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के टाइम पे नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। पढ़ लेते हैं। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के समय 1738-39 में हुआ था। मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति उदासीन और मदिरा तथा सुंदरी के प्रति अत्यधिक रुचि रखता था, जिसके कारण उसे रंगीला कहा करते थे। क्या कहते थे? रंगीला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह अंतिम शासक था। याद रखना, ये फैक्ट है, ये फैक्ट कहीं भी पूछ सकता है आपसे, तो ज़रूरी नहीं कि यही आए, ये भी जो अंदर से जैसे कि पूछ सकता है मोहम्मद शाह के आगे लिख सकता है लंपट मूर्ख और जहादर शाह के आगे लिख सकता है रंगीला, तो बता देगा कौन सा कथन सही है। तो आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? तो जो मोहम्मद शाह है उसको बोला जाता है रंगीला और जहादर शाह को क्या बताया था मैंने भी? लंपट मूर्ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक जहादर शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहादर शाह ने जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा, उसके समय में जजिया समाप्त किया गया। इसी के शासनकाल में आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। तीनों कथन सही हैं।
जहादर शाह ने तत्कालीन सबसे शक्तिशाली शासक जुल्फ़िकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। जहादर शाह के समय जुल्फ़िकार खां वजीर बना और साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए। इसी क्रम में घृणित जजिया को समाप्त किया गया। आमेर के जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई। उन्हें मालवा का सूबेदार बना दिया गया। अब है मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इजारेदार, ठीक है। इजारेदार आपको बताना है। ऑप्शंस हैं लगान वसूलने वाला ठेकेदार, राजस्व तय करने वाला अधिकारी, ऋण का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी या भूमि का सीमांकन करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा लगान वसूलने वाला ठेकेदार। इजारेदार किसको बोलते थे? लगान वसूलने वाला ठेकेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। इजारेदार उन्हें कहते थे जिससे शासक द्वारा लगान वसूलने का करार किया जाता था। इस व्यवस्था को इजारेदारी कहते थे, जिसमें निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले शासक इजारेदारों और बिचौलियों के साथ यह करार करते थे कि वे शासक को एक निश्चित मुद्रा राशि लगान के रूप में दें, मगर वे किसानों से जितना लगान वसूल कर सकें उतना करने के लिए उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाता था। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। हालांकि मुगलों द्वारा इस व्यवस्था को नापसंद किया गया, फिर भी जहादर शाह के काल में इसे बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं बताना है, ठीक है, सही नहीं बताना है। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था, पहला। दूसरा, मुगल फौजों से उसका मुकाबला फरवरी 1739 में करनाल में हुआ। तीसरा, भारत में लूट से प्राप्त धन के कारण उसने अपने राज्य में 3 सालों तक कोई कर नहीं लगाया। चौथा, उसने शाहजहाँ के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को नष्ट कर दिया और प्रसिद्ध कोहिनूर अपने साथ ले गया। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रहे, इसमें ऑप्शंस क्या है, जैसे यही है, तो इसमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि उसने शाहजहाँ के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को नष्ट कर दिया और प्रसिद्ध कोहिनूर अपने साथ ले गया। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था, ठीक है। निरंतर अभियानों ने फारस को विस्तृत दिवालिया बना दिया था, अतः उसे फौज के रखरखाव के लिए धन की आवश्यकता थी। मुगल फौज से 13 फरवरी 1740 को करनाल में उसका मुकाबला हुआ, जिसमें मुगल सेना बुरी तरह परास्त हुई। इसके बाद नादिर शाह ने राजधानी दिल्ली में भयंकर कत्लेआम और लूटपाट की। अनुमानतः उसने बिल्कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए का माल लूटा। उसने अपने राज्य में 3 सालों तक बिल्कुल कोई कर नहीं लगाया। वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, शाहजहाँ का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन भी साथ ले गया था, अतः कथन दी सही नहीं है। इसमें क्या बोल रहा था कि वो उसने शाहजहाँ के रत्न मयूर सिंहासन को नष्ट कर दिया। अच्छा, ये कह रहा है कि इसने नष्ट कर दिया, जबकि यहाँ पे दे रखा है कि उसने क्या करा था, वो अपने साथ ले गया उसको, ठीक है ना। यहाँ पे अपने साथ ले गया था, उसने नष्ट नहीं किया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाकों को उसे देने के लिए मजबूर भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, इसे अपने वजीर से जान का खतरा था, जिस कारण अपने शासन के आरंभिक वर्षों में यह राजधानी से दूर ही रहा। दूसरा, इसे बक्सर की लड़ाई में हार जाने के बाद कई वर्षों तक कंपनी की पेंशन याफ्ता बनकर इलाहाबाद में रहना पड़ा। सही बताना है इसमें, केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही हैं, ठीक है। याद रखना, दोनों के दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, मतलब एक्सप्लेनेशन में, वो पढ़ लेते हैं कि 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के सुजाउ दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बक्सर की लड़ाई में हिस्सा लिया। इसमें अंग्रेजों से हार जाने के बाद वे कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर रहा। वह 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा, परंतु अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर 1857 तक मुगल वंश अंतिम रूप से खत्म हो गया और मुगल बादशाह अंग्रेजों के लिए केवल एक राजनीतिक मोहरा बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निज़ाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आप तो खुद ही देख लीजिए कि इसमें क्या बोला, दूसरे में क्या बोला है कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, ना कि मुगलों के बीच, ठीक है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली केवल और केवल 1 होगा। एक बार फिर भी आंसर देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। केवल और केवल 1 बिल्कुल सही।
तो इसमें बादशाह मोहम्मद शाह के ढुलमुलपन और शकी मजाज के दरबार में निरंतर झगड़ों से उबकर मुग़ल वज़ीर निज़ामुल मुल्क ने अपना पद त्याग कर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का फ़ैसला किया। वह 1772 में वज़ीर बना और अक्टूबर 1724 में अपना पद त्याग कर दक्कन में हैदराबाद रियासत की नींव डालने दक्षिण चला गया। और निज़ामुल मुल्क, याद रखना, इसने हैदराबाद की नींव डाली थी। और दूसरा बोल रहा है कि अहमद साबदारी नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। उसने मुग़ल साम्राज्य में कई बार लूटपाट की। उसने अपने स्वामी के मरने के अफ़गानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम करने में सफल रहा ये, और उसने 1761 में मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था। इस हार से मराठों की इस महत्वाकांक्षा को बड़ा धक्का लगा कि वे मुग़ल बादशाह पर नियंत्रण रखेंगे और देश पर आधिपत्य कायम करेंगे। तो दूसरा बिल्कुल गलत है। चलिए आज इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे करेंगे हम हिस्ट्री के MCQ, और ज्योग्राफी के तो चलते ही रहेंगे, मतलब एक और वीडियो आएगा, मतलब रोज़ ही वीडियो आएगा ज्योग्राफी का, और पूरा करवाऊंगी मैं दोनों, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में पूरा करवाऊंगी। और उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया, साइंस के MCQ करवाऊंगी। ऐसे ही आप देखते रहिए और उसको बार बार देखिए, जिससे कि आपको याद होंगे। और जो भी कुछ भी वो प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैम ये वीडियो में ये दिक्कत है। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप सर को भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।